हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ 12 प्लस। जो हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके जो बीएससी का एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो आ गया है, जिसके लिए हमारी जो 12 प्लस की टीम है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके आई थी, जिसमें हमने जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपके फिजिक्स की दो सब्जेक्ट है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी है आपकी क्वांटम। जिसमें से कोई स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट है वो क्वांटम को चूज़ करे। अगर किसी के जो भाई इलेक्ट्रॉनिक चूज़ कर रखी है तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया है। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो है आपका क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स है आपकी जो बुक है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम ओनली फॉर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन रहे, जिसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में से ये जो छोटे क्वेश्चन है ये पार्ट के ये बन सकते हैं, जो आपकी अलग अलग यूनिट वाइज हम ऐसे चलते जाएंगे पाँचवें यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे यूनिट वन का, उसके बाद पार्ट बी, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम जो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी उसके पार्ट ए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, पार्ट ए में मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने पार्ट ए में यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, जिनके एग्जाम में ऐसे इधर उधर होने की थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है, तो इनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा रखे। बाकी बी पार्ट में हमने बिल्कुल ही कम क्वेश्चंस रखे। जैसे बी पार्ट में पहली यूनिट से हमने ओनली 3 क्वेश्चन ही रखे। ठीक है, जैसे ए पार्ट में क्या है कि थोड़ा क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए हमने थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी आपको इक्वेशंस देनी है। ठीक है, जो आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन भी देनी है और उसके बाद उसकी इक्वेशंस भी लिखनी है। ठीक है, वैसे यहाँ इक्वेशन पूछा गया तो आप सिंपली इक्वेशन भी लिख सकते हो, बाकी आप डिफाइन करके भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है और उसको उसकी वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है उसका आपको फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, और उसका वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको लिखनी है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि जो आपके पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट होता है, अवशोषण गुणांक होता है, वो कितना होता है। ये तो मेरे को याद है, मेरे जब बीएससी के एग्जाम थे उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो हमारी पूर्णतः काली वस्तु होती है उसके लिए अवशोषण गुणांक कितना होता है, बेसिकली वो 1 होता है। आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ब्लैक बॉडी पे, तो उनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको बताना है कि जो फोटोन के समय के लिए समीकरण क्या होता है, तो मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है फोटोन के लिए, उसको आपको लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कृष्णिका विकिरण का नियम क्या होता है, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आप क्या समझते हो, आपका क्या मतलब है। ठीक है, क्या तात्पर्य है उसको आपको बताना है, यानी कि जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उससे आप क्या समझते हो। ठीक है, उसको बताना है आपको। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा है कि वीन के विस्थापन नियम का आपको स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि जो वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसका आपको क्या लिखना है, जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ प्लांक का नियम है, वीन का नियम है, तो इनके स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा है उसका एक फोटोन की जो आपको जो है आवृत्ति ज्ञात करनी है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई भी फोटोन है उसकी एनर्जी आपको दे रखी है, तो आप इसकी जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, छोटे पार्ट ए में छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है कि जो आपके पास जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या रोल है, उसको आपको बताना है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसकी क्या मतलब उसका क्या योगदान है, मतलब क्या भूमिका है, उसको आपको बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है आपका जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है उसको आपको बताना है कि प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या होता है। ठीक है,
एंड देन जो आपका नंबर 10 क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने वैसे पहले भी पहला क्वेश्चन बताया था, उसमें जो इक्वेशन पूछ रहे थे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसकी आपकी इक्वेशन भी लिखने को बोल सकते हैं। तो ये हो गए आपके पार्ट ए के क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए, तो आपको ये 10 तो करके जाने ही है। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ए पार्ट में, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले रखे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है तो जो प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा निकालिए तथा प्लांक विकिरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको जो प्लांक ऑक्सीलेटर होते हैं उसकी आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्लांक रेडिएशन लॉ है उसको भी आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, यानी कि उसको भी डिराइव करना है। तो ये आपको पार्ट बी में जो आपका क्वेश्चन है 12 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, थोड़ा लंबा आंसर लिखना है, ठीक है इसका। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, और बाकी आपको कॉम्पटन शिफ्ट और जो आपकी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होती है उसकी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी आपको टर्म भी लिखनी है। तो उसको आपको टर्म को ड्राइव करना है, लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 12 नंबर में क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप में, तो आपको थोड़ा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है उसको डिफाइन भी करना है, उसके बाद इसका जो डायग्राम है वो भी आपको ड्रॉ करना है, एंड देन आपको कॉम्पटन शिफ्ट भी निकालनी है, और आपको रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसकी टर्म को भी आपको ड्राइव करना है, ठीक है पूरा। एंड जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए 3 बार आ गया ये, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो इसको समझाने के लिए जो आइंस्टीन के सिद्धांत की विवेचना करो और प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको किस प्रकार से आइंस्टीन ने समझाया उसको आपको बताना है, और जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशंस आती है फाइनल, उसको भी आपको क्या करना है, ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए इसमें लॉन्ग टाइप में बी पार्ट के। तो आपको इसमें से जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एक जो आपका ये कॉम्पटन इफेक्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन दोनों को पक्का करके जाइए। बाकी आपको प्लांक दोलित्र की मध्य ऊर्जा निकालनी और प्लांक विकिरण नियम को व्युत्पन्न करना, ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। तो मेनली आप ये दोनों तो पक्का ही करके जाइए, ठीक है। जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दूसरा आपका कॉम्पटन इफेक्ट है। तो ये हो गया आपकी यूनिट नंबर 1 में जो पार्ट ए के हम 10 क्वेश्चन देखे और पार्ट बी के 3 क्वेश्चन देखे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कीजिए, आपको लग रहा है भाई कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में आने लायक है, तो उसको भी आपको करना है। बाकी जो आपके ये क्वेश्चन है इनके आंसर आपको हमारी जो 12+ का ऐप है उसको वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चन समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसे आपको ये 12+ के हमारा नंबर दे रखे, आप इस पर मैसेज कर देना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन यूनिट नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह आ जाती है आपकी यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पूछी गई है, ठीक है, कि राइट द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और कभी कभार आपको लंबकोणीयता या फिर ऑर्थोगोनलिटी की भी कंडीशन पूछ दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि ऑर्थोगोनलिटी की क्या होती है और नॉर्मलाइजेशन की क्या होती है कंडीशन, ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे तो मैंने ओनली एक ही क्वेश्चन लिखा है कि प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है कोई भी दो वेव फंक्शन में कब वो नॉर्मलाइज होते हैं, तो उसकी कंडीशन को आपको लिखना है। बाकी आपको कभी कभार ऑर्थोगोनलिटी भी पूछा जाता है, शायद तो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा ऑर्थोगोनलिटी वाला क्वेश्चन भी, आगे चल के हम देखेंगे। तो बाकी आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो लिखनी है। बाकी सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है हाइजेनबर्ग के कोणीय विस्थापन और कोणीय समय की अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप लिखिए। तो देखिए हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें जो आपके कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में जो अनसर्टेनिटी है उसको आपको उसकी इक्वेशन है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो गया ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि प्लांक क्वांटम परिकल्पना लिखिए, यानी कि जो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस है उसका आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखना है, आपको प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद आपके जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि जो आपके टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है ये आपको लिखनी है, ठीक है। इसमें देखिए टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट दोनों ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों में ध्यान में रखनी। कोई भी आपको इक्वेशन पूछ सकता है डायरेक्टली कि भाई इक्वेशन लिखो, इक्वेशन डिराइव करना भी आपको आता है वो भी बढ़िया है। अगर आपको डायरेक्टली भी याद रखना है क्योंकि छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हो तो आप वहाँ पे उसको पूरा ड्राइव नहीं कर सकते,
आपको उसको डायरेक्टली लिखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्टली लिखना होता है। तो डायरेक्टली आप ध्यान में रखना कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपके जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आपने देखा होगा कि उसमें भी ज़्यादातर पूछा जाता है मैकेनिक्स में कि जो आपका ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, इनके बारे में। तो यहाँ पे भी आपके जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी है ये, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या पूछा है, इसमें रिलेशन पूछ लिया, ठीक है। और कभी कभार क्या है कि आपको डिफाइन भी करना पूछ सकता है कि फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो आपको डिफाइन भी करना आना चाहिए और उसके बीच में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो ऑपरेटर है, ठीक है, उस ऑपरेटर में आपको जो हर्मिशियन ऑपरेटर है उसको आपको डिफाइन करना है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, इसकी एक कंडीशन होती है कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन कब होता है, तो उस कंडीशन को भी आप लिख सकते हो। बाकी आप डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन भी ऐसे कर सकते हो। तो वैसे डेफिनेशन तो वही हो जाएगी उसकी। उसके बाद ये हमारे पास एक कोई टर्म लिख रखी है साइन आर डॉट थीटा है जो आपके पास है। तो इसका जो जब इसका मोड लेके हम स्कोर करते हैं तो ये बेसिकली आपको ये वेव फंक्शन है, ठीक है, साइन। तो ये वेव फंक्शन का जब आप स्कोर करते हो तो वो आपको क्या शो करता है, ठीक है, उसको आपको बताना है। ये इस टर्म से आप क्या समझते हो जब आप वेव फंक्शन का स्कोर करते हो, तो ये आपको बताना है। ओके, बाकी जैसे 8वां क्वेश्चन है आपका, ये है कि जो आपके मोमेंटम और जो एनर्जी है उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आपके ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम और जो एनर्जी ऑपरेटर है वो आपको सर ने बताया होगा जब लेक्चर करवाए, तो उस टाइम पे आपको बताया होगा कि मोमेंटम ऑपरेटर और जो एनर्जी ऑपरेटर है वो क्या होते हैं, तो उनको आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है, ठीक है। तो डुअल नेचर को समझाने के लिए लाइट के जो डी ब्रोगली ने अपनी कुछ हाइपोथेसिस दी थी, उस हाइपोथेसिस को आपको बताना है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसमें आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि आपको जो परमाणु की उत्तेजित अवस्था है यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, वो टाइम है उसका 10 नैनो सेकेंड, ठीक है, लाइफ टाइम। और उसके बाद उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा का फैलाव निर्धारित करना है। तो इसमें आपको जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो आप इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे भी बन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका यूज करके इसको आपको निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एक मुक्त कण के लिए तरंग फलन लिखिए, यानी कि जो फ्री पार्टिकल होता है उसके लिए हमें वेव फंक्शन लिखना है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो फ्री पार्टिकल होता है उसके लिए वेव फंक्शन क्या होता है उस वेव फंक्शन को आपको लिखना है। उसके बाद देन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है क्वांटम यांत्रिकी की दो अभिधारणा लिखनी है, यानी कि जो दो पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स के वो क्या है उसको आपको लिखना है। क्वांटम मैकेनिक्स के जो स्टार्टिंग है आपको पढ़ा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स किस पे डिपेंड करती है, तो उनके दो पोस्टुलेट होते हैं, उन पोस्टुलेट को आपको लिखना है। तो ये हो गए हमारे जो पार्ट यूनिट नंबर 2 के पार्ट ए के क्वेश्चन। इसमें हमने टोटल 12 क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। तो इन 12 क्वेश्चंस को हमने देख लिया। बाकी इनका जो आंसर है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे 12+ के ऐप पे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये हमारे 12+ के नंबर दे रखे हैं आपको, आप इन पर मैसेज कर देना, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गए हमारे पार्ट ए के 12 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं यूनिट 2 के पार्ट बी पे। देखिए पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है, मैंने बताया आपको कि टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बोर है पार्टिकल है, वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो पूरा इसमें क्या करना है, आपको डेरिवेशन करना है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, तो उसको पूरा आपको डेरिवेशन है वो पूरा करना है आपको। उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो है, उसमें आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। पहले मैंने बताया कि जो फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, उसको आपको डिफाइन करना है। पहले वहाँ पे छोटे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में आपको क्या पूछ रखा था कि रिलेशन बताना था, और यहाँ पे आपको डिफाइन करने को पूछ लिया। उसके बाद जो सेकेंड है वो है कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा, ये 2 बार हो गया रिपीट, तो ये मेरे हिसाब से एक ही बार है, ठीक है। तो ये 2 ही है इसके पार्ट, ये इसको आप कैंसिल कर देना, ठीक है, क्योंकि ये वापस से रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये टाइपिंग में मिसप्रिंट है।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका, आपको सिद्ध करना है कि जो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उस पर जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है, उसको आपको प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करो कि एक जो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसके दो अलग अलग जो आपके आइगन मान होते हैं उनसे संबंधित जो आइगन फलन होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ऑर्थोगोनल की आपको कंडीशन पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, उससे आप प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गए आपके पार्ट बी के तीनों क्वेश्चंस। तो आप तीनों क्वेश्चन करके जाना। बाकी आपको मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका जो टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन, ये आपको जरूर करके जाना है। ये किस प्रकार से ड्राइव करते हैं उसको पूरा आपको देख के जाना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये भी देखना है, बाकी हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा है वो आपको वहाँ से निकालनी होती है, एप्लीकेशन जो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो उसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी हर्मिशियन ऑपरेटर है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे देखिए चौथा क्वेश्चन भी इस पर एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या पहले पूछा गया कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं, वैसे आपको वहाँ पे मैंने वहाँ पे भी बताया था जो आपके पार्ट ए के क्वेश्चन है उसमें। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि जो ये हमारे पास दो ऑपरेटर दे रखे माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा एच कट अपॉन डेल टी, तो ये आपके जो दोनों ऑपरेटर है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, आपको इसको प्रूव करना है। तो ये किस प्रकार से प्रूव करेंगे वो आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा। तो आपको इन दोनों को प्रूव भी करना है और बाकी हर्मिशियन ऑपरेटर की आपको डेफिनेशन भी लिखनी है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। मेनली आप इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चन को भी आपके देख के जाना। बाकी मेनली आप इसको तो पूरा पढ़ के ही जाना, ठीक है। जो आपकी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन है। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। उसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 3 है जो आपके एप्लीकेशन ऑफ सराउंडिंग वेव क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड है पूरी। तो इसमें जो पहले आए कि व्हाट इज ए टनल इफेक्ट, टनल इफेक्ट क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सुरंग प्रभाव क्या होता है, तो उसको पूरा आपको बताना है कि सुरंग प्रभाव क्या होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है टनल इफेक्ट क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि टनल इफेक्ट क्या होता है, तो ये पूरा आप पढ़ के जाए। उसके बाद अब देखिए जैसे आइगन फलनों के लंबकोणीयता का प्रतिबंध लिखिए। मैंने जैसे आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन मैंने बताया था ना, उसके साथ ऑर्थोगोनलिटी भी आती है। तो ये यहाँ पे दे रखा है हमें, राइट दी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन की जो ऑर्थोगोनलिटी होती है उसकी कंडीशन को आपको लिखना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है और इसमें जो ऑर्थोगोनलिटी होती है उसमें क्या होता है उसको आपको बताना है। अब तीसरा क्वेश्चन है स्थायी अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो स्टेशनरी जो आपके स्टेट होते हैं उससे आप क्या समझते हो उसको आपको डिफाइन करना है। देन आपको जो पोटेंशियल स्टेप होते हैं जिसे हम हिंदी में विभव सोपन बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। जैसे वहाँ पे जो यूनिट नंबर 2 था उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा होगा कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन उसको लिखना है। यहाँ पे आपको पूछ लिया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे कोई भी आपके एनर्जी लेवल के डीजेनरेसी से आप क्या समझते हो उसको भी बताना है। यानी हिंदी में बोले तो ऊर्जा स्तर की अव्यवस्था से आप क्या समझते हो, यानी कि डीजेनरेसी से क्या समझते हो उसको भी आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कि जो आपके पास जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल होती है उसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, उस बाउंड्री कंडीशन को बताना है। यानी कि जो आयताकार विभव कूप होता है उसके लिए परिसीमा प्रतिबंध क्या होते हैं उनको बताना है। उसके बाद आपको एक जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे न्यूमेरिकल टाइप तो ऐसे नहीं बोल सकते कि इनमें जो हमारे पास कोई भी एक ऑपरेटर है जो ये वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट होकर हमें कुछ वैल्यू दे रहा है, उसके बाद ये हमारे पास वापस से वेव फंक्शन मिल रहा है। तो इसमें जो साइन और ए क्या है उसको हमें बताना है। यानी कि जो हमारे पास ये वैसे आइगन वैल्यू होती है और ये हमारे पास आइगन फंक्शन होता है, तो इनको हमें बताना है। जैसे आप बता सकते हो ऐसे भी कि ये हमारे पास ए है जो आइगन वैल्यू है और साइन है जो आइगन फंक्शन है, ठीक है। तो आपको इनको बताना है कि यहाँ पे ए और साइन क्या है, ठीक है। एंड देन ये हो गए हमारे पार्ट ए के। जो पार्ट ए है जो यूनिट नंबर 3 का वो हो गया, उसमें हमने 8 ही क्वेश्चन ले रखे। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट बी पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो विभव रोधिका क्या होती है, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या होता है। उसके बाद आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो आपका ई है वो वी नॉट से छोटा है। उसके लिए आपको श्रोडिंगर समीकरण को हल करके कण के परावर्तन गुणांक और परागण गुणांक के व्यंजक प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, उनके जो व्यंजक है उसको व्युत्पन्न करना है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा है कि एरनफेस्ट प्रमेय क्या होती है, ठीक है, उसको आपको प्रूफ भी करना है। ये हमारे पास एरनफेस्ट थ्योरम है, इस एरनफेस्ट थ्योरम को आपको क्या करना है, प्रूफ भी करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरनफेस्ट प्रमेय है, हमेशा ही पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है एरनफेस्ट प्रमेय क्या होती है और उसको भी समझाना है, और उसके बाद इसको प्रूफ भी करना है कि एरनफेस्ट थ्योरम है वो इस प्रकार से आती है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है कि एक विमीय अनंत वर्गाकार कूप में स्थित कण के लिए ऊर्जा आइगन मान व प्रसामान्य आइगन फलनों को प्राप्त कीजिए एंड निम्नतम 4 अवस्थाओं के लिए आइगन फलन तथा संगत प्रायिकता फलनों को चित्रित कीजिए। तो आपको एनर्जी आइगन वैल्यू एंड जो नॉर्मलाइजेशन आइगन फंक्शन है फॉर ए पार्टिकल ऑफ वन डायमेंशनल जो इन्फाइनाइट स्क्वायर वेल है उसके अंदर आपको ऑब्टेन करने हैं उनको, और ड्रॉ दी आइगन फंक्शन एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर दी लोवेस्ट 4 स्टेट। तो जो आपके जो आपके निम्नतम 4 अवस्थाओं के लिए जो आइगन फलन और उसके संगत जो प्रायिकता फलनों के मान है उनको भी आपको चित्रित करना है, ठीक है, तो आपको उनको भी बताना है। तो ये आपका जो पार्ट सी है उसके 3 क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद इसमें 3 ही क्वेश्चंस ले गए। तो आपको इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे एरनफेस्ट में है, बाकी ये जो आपका विभव रोधी का क्या होती है यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, तो उसके अंदर जो आपके पारगमन गुणांक और जो आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यानी कि परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक है, उनके लिए जो आपका व्यंजक है उसको आप प्राप्त करना है, और बाकी आपको जो पोटेंशियल बैरियर होती है उसको डिफाइन करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी ये भी आप करके जाना क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। एंड देन बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि बी पार्ट के क्वेश्चंस भी है, उनके भी आंसर आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, उसके साथ साथ उसकी पीडीएफ भी आपको दी गई है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में या फिर क्वेश्चन को ढूंढने में या कोई और प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप जैसे मैंने आपको बताया है कि 12+ के नंबर आपको दे रखे, तो आप इस पर मैसेज कर देना, सिंपली आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, हम चलते यूनिट नंबर 4 में। तो देखिए यूनिट नंबर 4 के जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टर्न गेरलाच के जो आपका प्रयोग है उसका जो भौतिक तथ्य की पुष्टि होती है, मतलब किस फिजिकल जो आपका फैक्ट है उसका जो कंफर्मेशन मिलता है आपको स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट से, वो आपको बताना है, ठीक है। तो स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट है उसका जो बड़े क्वेश्चन पे भी पूछा जाता है कि स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना है, और इसके बाद आपको कि कौन से आपका जो फिजिकल फैक्ट होता है उसकी आपकी पुष्टि होती है इस स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट से। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका कोई मकसद होता है, तो उसके पीछे ऐसा क्या मतलब फिजिकल फैक्ट है, ठीक है, स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट में, वो आपको बताना है। बाकी जैसे आपको स्टेट ऑफ हुंड रूल यानी कि जो आपका हुंड रूल है उसको आपको बताना है, जैसे किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं उसमें जो हम यूज़ करते हैं हुंड रूल, उसको आपको बताना है। उसके बाद बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में बताना है। तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, उसकी वैल्यू भी होती है कुछ, उस वैल्यू को भी आपको बताना है। तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है उसको भी आपको डिफाइन करना है। एंड देन आपको इसमें क्या है कि आपको जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसमें जो एल और एस की कुछ ना कुछ वैल्यू देके आपको जे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे एल इक्वल टू 1 है, एस इक्वल टू 1/2 है, तो उसके लिए जो जे के कितने मतलब पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जे की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। वैसे एल की वैल्यू और एस की वैल्यू चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करना, या एल की वैल्यू चेंज करके आप देख लेना, एस की वैल्यू भी ऐसे चेंज करके देख लेना, ठीक है, तो उसमें जो जे के कितने मान हो सकते हैं उसको आपको निकालना है। तो अब जैसे यहाँ पे दूसरे में आपको वहाँ पे तो आपको जे है जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे आपको एल और एस दे रखा है और आपको स्पेक्ट्रल टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि स्पेक्ट्रमी पदों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल और एस की वैल्यू को आप चेंज भी करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल टर्म का जो फॉर्मूला होता है उससे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैंने हुंड रूल होता है उसी प्रकार से पाउली का अपवर्जन नियम होता है, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका। अब देखिए और भी क्वेश्चन से, एक परमाणुीय जो संरचना होती है उसके व्याख्या करने का क्या आधार है, यानी कि जो आपके पास कोई भी जो आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, फाइन स्ट्रक्चर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आपके पास बेस होता है, उस बेस को आपको बताना है, ठीक है, किसके आधार पर हम कोई भी परमाणु संरचना की व्याख्या कर सकते हैं उसका बेस को आपको बताना है। उसके बाद एलएस कपलिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, और जो आपका वेक्टर डायग्राम होता है एलएस कपलिंग का उसको आपको बनाना है, ठीक है।
तो डिफाइन भी करना है और उसकी जो उसका जो डायग्राम होता है एल एस जो कपलिंग का, उसको भी आपको बनाना है। अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया, ऊपर मैंने जिसका वेक्टर डायग्राम है वो पूछा, नीचे एल एस युग्मन क्या होता है ये पूछ लिया। तो आपको दोनों में ध्यान में रखना है कि एल एस युग्मन होता क्या है और इसका वेक्टर डायग्राम क्या किस प्रकार से होता है, उसको भी आपको बताना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एल एस युग्मन को समझाइए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो फाइन स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो सूक्ष्म संरचना होती है, उससे आप क्या समझते हो उसको बताना है। ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर क्या होती है उसको आपको बताना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये तो हो गए हमारे पार्ट ए के क्वेश्चन। अब है जो पार्ट बी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब पार्ट बी में जैसे मैंने बताया कि जो स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट है वो मैंने कहा पार्ट बी में भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो आपको पूरा बताना है कि स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, पूरा डिफाइन करना है, पूरा आपको डेरिवेशन करना है इसका। उसके बाद आपको दिखाना है कि जो प्रसरण का जो परिणाम होता है वो आपके 1/2 होता है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। इसको आपको शो भी करना है, ठीक है। तो ये आप पहले तो उसको पूरा डिफाइन करेंगे स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट को, और उसके बाद जो आपकी स्पिन होती है 1/2 उसको भी प्रूव करेंगे। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन है इसका, जो आपको वेक्टर मॉडल होता है किसी भी एटम का, उस वेक्टर मॉडल को आपको समझाना है। उसके बाद जो आपके क्वांटम नंबर होते हैं उनको आपको क्या करना है, जो इससे एसोसिएट होते हैं, यानी कि जो आपके पास वेक्टर मॉडल से, उसको आपको क्या करना है, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो विभिन्न उनके बीच में जो संबंध है, जो आपके वेक्टर प्रारूप में उसमें संबंध विभिन्न क्वांटम संख्याओं को समझाना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो वेक्टर मॉडल के अंदर जो आप जो क्वांटम संख्या आप यूज़ कर रहे हो, क्वांटम नंबर आप यूज़ कर रहे हो, उनको आपको क्या करना है समझाना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा है कि किसी भी सिद्ध कीजिए कि जो आपका पी और डी विन्यास होता है, यानी कि जो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक होते हैं उनके विन्यास के लिए पदकोशों की संख्या एल एस एम जे जे युग्मन के लिए समान होती है। यानी कि जो आपके पी डी जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए जो एल एस और जे जे युग्मन होता है, यानी कि जे जे कपलिंग होती है, उसके लिए जो आपके पास पदकोश होती है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम होती है एल एस और जे जे कपलिंग के लिए, वो आपको क्या करना है प्रूव करना है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट है, वो है आपको जो नॉन इक्विवेलेंट टू पी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए आपको स्पेक्ट्रल टर्म लिखनी है, ठीक है। तो दो जो असमतुल्य पी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए वर्णक्रम का आपको पदकोश लिखना है। तो ये तो हो गए आपके पार्ट बी के 3 क्वेश्चंस, जिसमें आपको स्टर्न गरलाक करके जाना है, वेक्टर मॉडल भी करके जाना है, बाकी ये भी आप देख के जाना है, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर वाले तो जरूर करके जाए, बाकी ये भी आप करके जाए, ठीक है। तो इसमें से आपके यही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यूनिट नंबर 4 में, तो आप ये पूरा करके जाइए। बाकी ए पार्ट के क्वेश्चन में हमने देखे जितने 10 क्वेश्चन हैं, इन 10 क्वेश्चन को करके जाइए। बाकी इसका जो आंसर है इन क्वेश्चंस का, वो आंसर हमारे जो 12+ का ऐप है उसके वीडियो लेक्चर में आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 में जो पार्ट है, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि रिजिड रोटेटर क्या होता है, यानी कि जो दृढ़ घूर्णी होती है उसे आपको दृढ़ घूर्णी को परिभाषित करना है, यानी कि रिजिड रोटेटर क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका द्वितीय परमाणु अणु है उसके लिए घूर्णन ऊर्जा का आपको क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है रोटेशनल एनर्जी का इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कंपन और घूर्णन अवस्था के बीच संक्रमण के लिए वर्ण नियम लिखिए, यानी कि जो आपके पास सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशन अमोंग रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, उसका जो आपको सिलेक्शन रूल है वो लिखना है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि असाधारण जीमान इफेक्ट क्या होता है, यानी कि एनामोलस जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, जो आपके पास जो पासन बैग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको डिफाइन करना पूछ सकते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है पासन बैग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो पासन बैग इफेक्ट को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में डेल्टा जे इक्वल टू +1 0 और -1 के संगत शाखाओं के नाम लिखिए। तो यानी कि जो ब्रांचेज है करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा जे इक्वल टू +1 0 और -1 इन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो आपके डेल्टा जे इक्वल टू +1 0 और -1 है उसमें आपको ब्रांचेज के नाम लिखने हैं, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेज बनेगी।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे आपको सिंपली आपको पूछा जाए कि जीमान प्रभाव क्या होता है, तो आपको नॉर्मल जीमान इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है। एंड देन ये तो हो गए आपके पार्ट ए में, 7 ही क्वेश्चन ले रखे। बाकी पार्ट बी में जैसे आपके देखिए 2 पार्ट में है। जैसे आपके एक तो पूरा रिजिड रोटेटर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टर्म है, एक में जो आपके नॉर्मल जीमान इफेक्ट है, यानी कि जो कोई भी एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके बारे में पूरा है। तो आप या तो ये कर लीजिए, या फिर आप वो जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली टर्म है, रिजिड रोटेटर है, ये सारी टर्म कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों में से आप अगर एक कर लोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप उनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वो है आपका कि जीमान प्रभाव की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका जीमान इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड देन जो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि जो आपके सोडियम लाइट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस प्रकार से जो उसकी एनर्जी है वो किस प्रकार से स्प्लिट होती है, उसको आपको डिस्कस करना है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित सोडियम प्रकाश के लिए ऊर्जा स्तर का विपाटन की विवेचना करना है। यानी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल है इन सोडियम लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको आपको पूरा बताना है। ठीक है, पूरा आपको डेरिवेशन करना है इसका। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीमान इफेक्ट क्या होता है। और बाकी जो जब आपके पास सोडियम प्रकाश है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उसमें जो एनर्जी लेवल है उनमें उनमें जो स्प्लिटिंग है वो किस प्रकार से होती है वो आपको शो करनी है। उसके बाद जैसे मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन ले रखा है, ये है आपका कि रिजिड रोटेटर क्या होता है, और इसके लिए जो आइगन वैल्यू होती है, जो आइगन फंक्शन होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप या तो पूरा वो करके जाइए पोर्शन, या फिर रिजिड रोटेटर वाला करके जाइए, या फिर ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए, तो आपको एक आध क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा पासन बैक प्रभाव क्या होता है, यानी कि जो आपका पासन बैक इफेक्ट क्या होता है उसको आपको बताना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। ऐसे नहीं कि भाई पासन बैक इफेक्ट की आप डेफिनेशन लिख के आ जाएं, पूरा डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 12 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको लॉन्ग टाइप में पूरा आंसर लिखना है इसका। तो आपको ये पासन बैक इफेक्ट का पूरा डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, बाकी जैसे एनामोलस जीमान इफेक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखिए ये हमने पूरे 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 5 यूनिट के क्वांटम के आपके। तो ये हमारे 5 यूनिट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर दिया है। बाकी मैंने आपको बताया है कि इनके आंसर है जो हमारे 12+ के ऐप पे जाओगे आपको, तो वहाँ के वीडियो लेक्चर में वहाँ पे मिल जाएंगे, और उन वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी हमने आपको दे रखी है, प्रोवाइड करवा रखी है, तो उन पीडीएफ में भी आप देख सकते हो। और बाकी अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो लेक्चर आपके पास है ही, तो उनमें से भी आप देख सकते हो। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वैसे आपको 12+ के नंबर दे रखे हैं, तो इन पर आप मैसेज कर दिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। देखिए लास्ट में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।